Hello everyone. So today is the first video on this channel, and basically we are here for teaching for NEET. We are going to complete the entire syllabus of NEET on this channel, starting off with biology. The first chapter on this channel, the first lecture on this channel will be of reproduction in organisms. ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है. एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, इससे ज्यादा बाहर से कुछ नहीं आता. ठीक है, इस चैप्टर में कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं. It's all something that you already know, और it is something that is किसी और चैप्टर से इसका लिंक है. ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत कम आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं, या फिर बहुत कम समझने के लिए. बहुत आसान सा टॉपिक है और एक क्वेश्चन आता है इसमें से, वो भी बहुत ही आसान आता है. ठीक है, तो जितना नोट्स में लिखवा रहे हैं बस उतना ही पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ लो. इसके अलावा तुमको इस चैप्टर में करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. ठीक है, इस नोट्स में तुम्हें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर्ड मिलेंगे, और ये नोट्स पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा. नोट्स सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लेना. वहाँ पे तुम्हें सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे. डीपीपीज और टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, तो प्लीज अगर तुम इसको अच्छे से ये करते हो तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. तो हम लोग क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब रही बात नोट्स की, तो बेटर यही है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, बट यू हैव 1 year टाइम, सो मेक श्योर टू मेक योर ओन नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग देम. ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड. ओके, दिस इज 1 second. ओके, ठीक है, शुरू करते हैं. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स बहुत आसान सा टॉपिक है. देखो, स्टार्टिंग में अगर तुम एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो तुम्हें वहां पे क्या नजर आएगा, तुम्हें सबसे पहले नजर आएगा लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? देखो, लाइफ स्पैन होता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यार ये तो लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि लाइफ स्पैन क्या होता है. लाइफ स्पैन तो यही होता है ना कि इंसान जब से पैदा हुआ उसके मरते वक्त तक जो भी उसका टाइम पीरियड है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं. कि मेरी लाइफ स्पैन 63 years है, किसी की लाइफ स्पैन 74 years है. एंड द लाइफ स्पैन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इन जनरल, जो हर किसी को अप्लाई होती है. यानी इंसान ऑन एन एवरेज 75 years जिंदा रह सकता है ना. वैसे अगर देखा जाए तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन 60 to 90 years होता है. रोज का लाइफ स्पैन 5 to 7 years होता है. तो वैसे ही इंसान, क्योंकि जो लाइफ स्पैन हम बात करते हैं इट इज जस्ट एन एवरेज लाइफ स्पैन, जो कि हर मतलब इतना है कि इतने तक तो एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज, राइट. सो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. ठीक है, नाउ आई नो नोट्स थोड़े से शैबी लग रहे होंगे, बट तुम्हें अच्छे से ये सारे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे प्रॉपरली रिटन. ठीक है, ये अभी तो समझाने के लिए आई एम राइटिंग वेरी फास्ट, थोड़ा सा शैबी, थोड़ा सा नीट नहीं है, आई नो दैट, बट टेलीग्राम पे तुमको मिल जाएगा, बहुत साफ सुथरे नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट तो लाइफ स्पैन हो गया. उसके बाद बिल्कुल ही लाइफ स्पैन जो है वो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है उसके बाद जब तुम उसको पढ़ोगे तो वहां पे एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट ये है कि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन देयर साइज. लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट lifespan of an organism does not depend on the size of the organism. और ये बात भी बिल्कुल सही है ना, कि इंसान जितना बड़ा है, हाथी उससे ज्यादा हैवी है, राइट, हाथी, बट उसका लाइफ स्पैन और इंसान की लाइफ स्पैन में फर्क है. An elephant can live about 60 to 90 years. A human can live on an average 75 years. ठीक है, मान लो कोई
मान लो एक पैरेट है, ठीक है। अब मैंने इंसान का एग्जांपल लिया कि ह्यूमंस या फिर एलिफेंट देख लो, क्योंकि एलिफेंट का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स ऑन एन एवरेज जिंदा रह सकता है, इसकी लाइफ स्पैन ये होती है, ठीक है। वहां पे तुम पैरेट देख लो, ठीक है। पैरेट क्या है, एक बर्ड है, और एक बर्ड है, तो तुम्हें क्या लगता है कितना जिंदा रहेगा ये? बेटा ये 140 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। लाइफ स्पैन ऑफ अ पैरेट इज 140 ईयर्स। जबकि अगर तुम देखो तो पैरेट का साइज बहुत छोटा है, एलिफेंट का साइज बहुत बड़ा है। तुम यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सही है, ठीक है। अब ये देखो कि एनसीईआरटी इस चैप्टर के पेज नंबर 4, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी पेज नंबर 4 पे तुम्हें बहुत सारे ये मिल जाएंगे, लाइफ स्पैन मिल जाएंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के। उसको एक बार देख लेना, ऑब्वियसली याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम है तो कर लेना, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि बताओ इसका क्या लाइफ स्पैन है, दैट्स लाइक वेरी अनलकी, बट ठीक है कर सकते हो, ठीक है। एक ना बैनियन ट्री का याद रखो, हम लिख देते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लेना, ठीक है। बैनियन ट्री का है 200 to 300 ईयर्स। कहते हैं ना कि जहाँ पे बैनियन ट्री होता है, तो बैनियन ट्री हैज सीन जनरेशंस ऑफ लाइफ, हैज सीन मेनी जनरेशंस ऑफ लाइफ, क्योंकि वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है। तो तुम्हारे आंगन में या फिर तो कहीं पे भी तुमने कोई बैनियन ट्री देखा, तो दैट इज लाइकली टू बी यू नो टू हैव विटनेस सो मेनी सेंचुरीज ऑफ लाइफ। 200 से 300 साल वो जिंदा रह सकता है। फिर एक दिया हुआ है मैंगो ट्री का। मैंगो ट्री का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे बैंगन की ट्री का है वैसे मैंगो ट्री का भी याद रख लेना। मैंगो ट्री, एक सेकंड रुको, बस एनसीईआरटी में लिखा है कि मैंगो ट्री इज सिमिलर टू ए पीपल ट्री। जितना लाइफ स्पैन पीपल ट्री का होता है उतना ही तुम्हारा मैंगो ट्री का होता है। तो तुम अगर चाहो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो तुम उसको डायरेक्टली याद रखो कि मैंगो ट्री का जितना लाइफ स्पैन है उतना ही लाइफ स्पैन तुम्हारी पीपल ट्री का भी है, ठीक है। ओके, अब हम लोग चालू करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में तुम देखोगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बाद, ये लिखे, क्योंकि इसमें ना इस चैप्टर में बहुत मतलब कुछ लाइंस ही है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो लाइंस तुम्हें याद रखनी है, एनसीईआरटी में इसको हाईलाइट कर लेना। आई विल सेंड यू द एनसीईआरटी हाईलाइट ऑल्सो, या फिर हम चैनल पे अलग से कर लेंगे, एनसीईआरटी को भी हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे और उसके पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। अब यार ये तो हमें बताने वाली बात तो है नहीं कि कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होता। इमॉर्टल अगर किसी को नहीं पता, तो इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। अमर का क्या मतलब? जो मरता ना हो, जिसकी मौत नहीं आती हो, जिसको कभी मौत छू नहीं सकती, ठीक है, उसको कहते हैं इमॉर्टल। अब नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब मुझे बताओ कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्यों इमॉर्टल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि ये जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसने ग्रोथ की, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, तो ये क्योंकि छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, बहुत बड़ा हो गया, अपने साइज को झेल नहीं पाता, सो इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। नाउ लिसन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये पेरेंट है ना, ये जो बैक्टीरिया है ये पेरेंट है। ये जब ग्रो करता है, ठीक है, नेचुरली हर कोई ग्रो करता है, इंसान हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल हो, हर कोई ग्रो करता है, राइट। बट सेल डिवीजन का तुम आगे पढ़ोगे, सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन जो है 11th स्टैंडर्ड में, वहां पे तुम पढ़ोगे कि जो सेल, एक सेल है, अगर ये साइज में ग्रो करती है, तो इसका जो है वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी एक सर्टेन रेशियो मेंटेन होना चाहिए फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। अगर कोई ग्रो कर रहा है, तो जाहिर है उसका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से मजबूरी में एक सेल को
दो सेल में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो एक घर में तो रह नहीं सकते, है ना। कोई, मान लो तुम्हारा छोटा सा घर है, ठीक है, उसमें तुम 4 लोग ही रह सकते हो एट द मैक्स। बट सोचो कि तुम्हारे गेस्ट कोई आ गए, तो मैक्सिमम तुम 2 लोग, मतलब 4 लोगों का घर है, तुम 6 लोगों को बसा सकते हो, 7 को बसा सकते हो, 8 को रख सकते हो। उसके बाद देर इज अ लिमिट, उसके बाद तो घर में जगह ही नहीं बचेगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम आइडियली तो क्या करोगे कि आप किसी को आने नहीं दोगे, बट सेल तो ऐसा नहीं कर सकती ना, सेल को तो ग्रो करना है। तो या फिर सेल को ग्रो करना है या फिर कोई बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो अब वो ग्रो करता करता बड़ा हो गया, लेकिन उसे वो मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा, मतलब इतने ज्यादा लोग आ गए घर में कि उसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसको, उसको 2 सेल में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और डॉटर सेल बनाता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात समझ आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मेन जो ये था, क्या था, एक सेकंड रुको। हमारा जो यहाँ पे मेन ये था कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ कि ये जो हमारा था ना नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, उसका क्या हुआ। तो बात ये बनी कि क्यों हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो इमॉर्टल है, क्योंकि वो कभी भी मरता नहीं है, उसके मौत से पहले यार वो डिवाइड कर जाता है ना। तो एज सच उसे कभी डेथ नसीब नहीं होती। क्या होता है कि वो ग्रो कर जाता है, ग्रो करते करते वो डिवाइड कर जाता है। तो यू कांट से इट हैज डाइड, राइट, बिकॉज इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड रुको। हम्म, ये लाइन, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया है। हम्म, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। ठीक है, समझ आ गया। चलो, अब ये समझो कि आई नो थोड़ा सा टाइम ले लिया है, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो तुम्हें इस पर टाइम लगेगा ही नहीं कभी। ठीक है। अब उसके बाद देखो, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, समझो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी में डिफाइन किया हुआ है, is defined as the biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. समझे। तो ये अगली डेफिनेशन है जो कि हमें पता ही है ना, हमें हमें कौन सा नहीं पता कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। is the biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो यहाँ पे कि जो प्रोजेनीज तुम्हें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम स्पेशली कुछ नाम देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम कहते हैं क्लोन्स। क्या कहते हैं, क्लोन्स। जो प्रोजेनीज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती हैं वो उन्हें क्लोन्स कहते हैं, और क्लोन्स का एक डेफिनेशन है। क्लोन्स को क्या कहते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। किससे सिमिलर होते हैं ये, पेरेंट से सिमिलर होता है। किससे सिमिलर होता है, पेरेंट से सिमिलर होता है। तो दो बातें याद रखनी है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। उसके बाद प्रोजेनी का हमें पता ही है कि प्रोजेनी किसे कहते हैं, प्रोजेनी उसे कहते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट है, उसको हम प्रोजेनी कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनीज हैं उनको हम स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं क्लोन्स। और क्लोन्स की क्या डेफिनेशन है, क्लोन्स की डेफिनेशन ये है कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब तो यार तुम्हें बताइए, एनसीईआरटी एक बार ही पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं है कि रिप्रोडक्शन का नेसेसिटी क्यों है, हमें क्यों जरूरत है रिप्रोडक्शन की, ताकि हम स्पीशीज कंटिन्यू करवा सके, ताकि लाइफ कंटिन्यू रह सके, ताकि ये सब तो तुम्हें बताइए, ठीक है। तो तुम एनसीईआरटी एक बार ही पढ़ लेना, या फिर हम खुद ही पढ़वा देंगे इस चैनल पर, हम लोग एनसीईआरटी को बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी की मार्किंग्स वगैरह भी करवा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, उसके बाद अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिप्रोडक्शन है, इसके टाइप्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं? एसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल भी होते हैं, है ना। क्या डिसाइड करता है कि एसेक्सुअल है या सेक्सुअल होगा? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होगा या सेक्सुअली होगा? तो उसमें एनसीईआरटी ने ये कहा है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म का इंटरनल फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिज्म के और कुछ फैक्टर्स, ठीक है, वो मेंशन नहीं किया है। बस ये एनसीईआरटी की लाइन है कि सेवरल अदर फैक्टर्स। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होगा या सेक्सुअली होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये तीन चीजें, या फिर राइटफुली अगर कहो तो दो चीजें डिसाइड करती हैं कि हैबिटेट किस तरह का है और इंटरनल फिजियोलॉजी किस तरह की है, बॉडी कैसा है, बॉडी छोटा है, प्रिमिटिव है, एडवांस है, कैसा है। अगर एडवांस है तो जाहिर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, करने की कैपेबिलिटी रखता है। कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है, तो क्या वो कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इंटरनल फिजियोलॉजी में ही कमी है, उसके पास ऑर्गन्स ही नहीं है, ठीक है। तो यही बात एनसीईआरटी ने बोली है। अब हमें पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है ना। जब ऑपोजिट सेक्स के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऑपोजिट जेंडर्स के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया क्लोन के बारे में, है ना। अब देखो कुछ मोड्स ऑफ हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। एक सेकंड रुको। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास नीट 2024 में बहुत टाइम है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। पीडीएफ तो मिल जाएगा, बट जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं उससे बेटर कुछ नहीं होता, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो। पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है, कि प्लांट्स में किस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं। पहले बात करो, अच्छा, प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या सॉरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन एक ही बात है, बट राइटफुली तुम्हें जो चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब पहला तरीका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का है वो है राइजोम। और राइजोम के एग्जांपल्स याद करने हैं तुम्हें, जिंजर एंड बनाना। तो जिंजर तो हमें याद होता ही है, 10th वगैरह में हम लोग याद कर ही लेते हैं, 11th वगैरह में याद कर लेते हैं, तो ये तो याद होता है, बट बनाना याद नहीं होता। तो बनाना याद रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लो कि बनाना बनाना में भी राइजोम से ही क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर ऑफसेट, अब ये नया है क्योंकि ये तुम पहली बार सुन रहे होगे शायद, ठीक है। तो ऑफसेट होता है वाटर हाइसेंथ में, जिसको प्यार से क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। इस बेचारे के दो दो नाम है, तीन तीन नाम है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है नीट में। इसको मार्क कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। वाटर हाइसेंथ इज द टेरर ऑफ बंगाल। इसको हम क्या कहते हैं? और इकोर्निया, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इकोर्निया, ठीक है। बट इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, आइकोनिया, इकोनिया, जो भी है, बट नाम याद रखना, ठीक है। वाटर हाइसेंथिस, टेरर ऑफ बंगाल, इकोनिया, ठीक है। और इसके ना पर्पल फ्लावर्स होते हैं। अब इसके बारे में कुछ बातें लिख लो कि इसके पर्पल फ्लावर्स होते हैं, या पर्पल, या फिर कह लो मॉव कलर्ड फ्लावर्स, ठीक है। एंड
ये क्या होता है, ये एक इनवेजिव वीड है। क्या है? इनवेजिव वीड। देखो अब तुम्हें लगेगा कि यार इतना बड़ा नाम है इकोर्निया, कैसे याद करें। कुछ नहीं है, तुम्हें हर चैप्टर में इसका मेंशन किया जाता है, हर चैप्टर में तो नहीं बट मेजोरिटी तुम्हें हर जगह ये नजर आता है। ठीक है, इकोर्निया। और इसके साथ फिर एक और नाम लिख लेना। पहले तो ये है वाटर हाइसिंथ, और दूसरा है पिस्टिया। इसमें भी ऑफसेट से ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। वाटर हाइसिंथ के बारे में हम लोग लिख रहे थे, पर्पल मॉव कलर फ्लावर्स, इनवेजिव वीड, ड्रेन्स ऑक्सीजन, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडी। तो क्या होता है, जिसको नहीं पता इसके बारे में बता देते हैं कि क्या होता है, कि ये ना इंडिया में इसको लेके आया गया था बाहर से, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स। ठीक है। तो क्या हुआ, इसे हम इंडिया में लेकर आए, इसको हमने ग्रो करवाया। इसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जहां से काटोगे वहीं से ग्रो करेगा। ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है। क्या होता है इसमें कि ये जहाँ पे तुमने इसको ग्रो करवा दिया, अब ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। तो जब ये पूरा मतलब एक पॉन्ड है या कोई वाटर बॉडी है, तो उसके पूरे सरफेस पे ये ग्रो कर जाएगा। और सपोज ये एक पॉन्ड है, ठीक है, पानी है, पूरे सरफेस पे ये ग्रो कर जाएगा ऐसे। अब ये जो सन है, ये तो अपनी रोशनी दे रहा है, बट ये पानी तक नहीं पहुंच पाएगी। और अंदर जो बेचारी मछलियां हैं, उनको मिल नहीं पाएगा। ये क्या है भैया, एक सेकंड रुको। हाँ, बहुत ही बुरी मछली बनी थी। हाँ, यहाँ पे जो फिश है और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनको सनलाइट नहीं मिलेगा। सनलाइट तो मिलेगा ही नहीं, बट ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा उन्हें, और वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो यही दिक्कत है इसमें, कि तुम इसको हटाने की भी कोशिश करोगे तो जहां से इसका छोटा सा भी कोई पार्ट है, वहां से वो ग्रो करना चालू कर जाएगा। दिस इज वाई इट्स एन इन्वेजिव वीड। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। सोचो, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, क्योंकि इसने तो आतंक मचा के रख दिया था। फिर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडीज, ये सारी चीजें याद रख लो। तुम्हें अगले वाले चैप्टर में या फिर मतलब और भी चैप्टर्स है ना आगे, तो उसमें सेम चीज मतलब इकोनॉमी के बारे में हर जगह मेंशन है। तुमने अगर 11th पढ़ा है तो तुम्हें पता है कि वहां पे भी मेंशन है इसके बारे में। ठीक है। तो ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ एंड पिस्टिया, पिस्टिया। ठीक है। उसके बाद हम तीसरी बात किधर गया। हाँ, उसके बाद, उसके बाद है लीफ बड्स। ठीक है, ये किस में होता है, ब्रायोफिल्म में होता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका ना दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पे ऐसे ना लीफ के जो मार्जिन है, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रो करेगा। ठीक है। और ईच ऑफ दिस विल फॉल एंड फॉर्म ए होल प्लांट। ठीक है। तो ये यही है लीफ बड। ठीक है। और ये बायोफिल्म में मोस्ट एक्सक्लू मतलब बहुत अच्छे से देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है यार, ट्यूबर। ट्यूबर किस में होता है, पोटैटो में होता है। पोटैटो की फैमिली बताना, कौन सी फैमिली है ये, सोलेनेसी। इसमें और कौन कौन आता है भैया, तुम्हारा बैगन आ जाता है, ब्रिंजल, है ना। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तुमने पहले कभी सुना नहीं है, यहीं पे इसका जिक्र है, बल्बिल्स ऑफ अगेव। ठीक है, बल्बिल ऑफ अगेव। अब तुम एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे देखना कि तुम्हें ब्रायोफिल्म नजर आएगा और तुम्हें अगेव नजर आएगा। उसको ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज उसके डायग्राम पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं कि फंगस में कैसे होता होगा। ठीक है, तो अगर तुम देखो यहाँ पे, हम बात करेंगे कि फंगस में कैसे होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में कैसे होता है। तो फंगस एक है हमारे सिलेबस में, पेनिसिल, क्या लिखा हुआ है, पेनिसिलियम। ठीक है। इसमें कैसे होता है, कोनिडिया। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर वही यूनिट 1 में तुमने पढ़ा है 11th में, कि पेनिसिलियम में जो स्पोर्स बनते हैं वो कोनिडिया में बनते हैं, है ना। ये भी तुमने पढ़ लिया कि एल्गे में जू स्पोर्स से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये भी दो चार एग्जांपल, इसको भी नोट कर लेना। और जो जूस्पोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फ्लैजेलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं,
फ्लैजिलेटेड होते हैं एंड मोटाइल भी होते हैं। ठीक है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखो अब देखो ध्यान से देखो। ठीक है, ये वाला जो टेबल हम बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यार इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें नहीं आता है तो। ठीक है, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तुम्हें पता है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आता तो एक बार देख लेना, उसको भूलने की जरूरत भी मत करना इसको भूलने की। ठीक है, तो ये जो टेबल है यहाँ पे लिखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे लिखो कैरेक्टर्स। ठीक है, या फिर फीचर्स लिख लेना। ठीक है, फीचर्स। पहला लिखो गैमीट्स। गैमीट्स किस में बनते हैं? ये सेक्सुअल में नहीं बनते हैं, सेक्सुअल में बनते हैं। ठीक है, गैमीट्स कहाँ बनते हैं? सेक्सुअल में। एक सेकेंड रुको, सेक्सुअल में नहीं बनते हैं ज्यादातर, बट एक्सेप्शन होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेना मे और मे नॉट। यानी कि बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, लेकिन सेक्सुअल में तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, सेकेंड पेरेंट्स। ठीक है, तो ए सेक्सुअल में यूरी पेरेंटल है, यूनी पेरेंटल, क्योंकि भैया ए सेक्सुअल है, एक ही सेक्स चाहिए उसमें, तो यूनी पेरेंटल ही होगा, है ना, इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेक्सुअल सेक्सुअल में बाई पेरेंटल होता है। ठीक है, ये यूनी पेरेंटल भी हो सकता है अगर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हुआ तो। ठीक है, उसके बाद लिखिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे तो नहीं होता है क्योंकि गैमीट्स में ही फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर गैमीट्स ही नहीं बन रहे हैं तब तो फर्टिलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। मियोसिस। मियोसिस किस में होता है? मियोसिस होता है, ये सेक्सुअल में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, सेक्सुअल में होता है। ठीक है, मियोसिस ये सेक्सुअल में बिल्कुल नहीं होता है, सेक्सुअल में होता है। लेकिन अब देखो माइटोसिस, माइटोसिस किस में होता है बताओ, सोचो। माइटोसिस किस में होता है? माइटोसिस दोनों में होता है। अब क्यों? माइटोसिस का क्या मतलब है? अगर तुमने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा 11th में तो तुम्हें पता है कि माइटोसिस के बहुत सारे फायदे हैं। माइटोसिस इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, यूज्ड फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या लिख रहे हैं, रुको। माइटोसिस इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिपेयर, है ना। तो यार ग्रोथ और रिपेयर की जरूरत ए सेक्सुअल को भी तो हो सकती है, सेक्सुअल को तो होती ही है ना। ए सेक्सुअल। और ये बताओ कि माइटोसिस जो है, माइटोसिस जाइगोट में भी तो होता है ना। ये एक जाइगोट है। ठीक है, इसमें माइटोसिस हुआ। ठीक है, क्लीवेज हुआ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है, बहुत सारे सेल्स बन गए, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स हुआ। क्लीवेज बनने के बाद क्या बना? यहाँ पे मान लो कि मोरुला बन गया, 8 सेल। ठीक है, तो जाइगोट से मोरुला कैसे बनता है? माइटोसिस से ही तो बनता है। माइटोसिस एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में होता है। और वेरिएशन किस में होता है? वेरिएशन एसेक्सुअल में तो होता नहीं है, सेक्सुअल में होता है, ये तुम्हें पता है। और एसेक्सुअल में क्लोन्स बनते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हें पता है। सही है, ठीक है। अब देखो, हम्म देख लो, इतना अभी हमने कर लिया अभी। देख लेना कि अभी इतने में तुम्हें क्या डाउट है। ठीक है, और जितना पढ़ा रहे हैं बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब देखो, हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, ठीक है, लेकिन हमने प्लांट्स में की ज्यादातर, है ना। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स में, जो एनिमल किंगडम में प्रॉपरली एनिमल्स हैं, उनमें कैसे होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हमने क्या हेडिंग दी थी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल। देखो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा था ना। देखो देखो देखो, याद है तो? टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा था ये। उसके बाद हमने पहला लिखा प्लांट्स नंबर 1 करके। अब तुमने नंबर 2 करके यहाँ पे नंबर 2 करके तुमने फंगस लिखा, फिर एल्गे लिखा। अब नंबर 3 करके, सॉरी नंबर 4 करके तुम एनिमल्स लिखो। नंबर 4 करके एनिमल्स लिखो। और एनिमल में कैसे होता है? बहुत सारे तरीके होते हैं। एक यहाँ पे ना फ्लो चार्ट बना लो ताकि एक ही पेज पे आसान हो जाए। ठीक है, फिजन, रीजेनरेशन,
सोचो एग्जाम्पल, सोचो सारों के कि फिशन किस में होता है, रीजनरेशन किस में होता है, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, और बडिंग किस में होता है। देखो यहाँ पे हाथों हाथ ना एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फिजन होता है बैक्टीरिया में, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, ये हमें पता है। रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा तो चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल, ठीक है, जनरल एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि एनिमल्स ही हो, बस ऐसे एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं जो बड़े फेमस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बडिंग होता है हाइड्रा में। हाइड्रा क्या है? और बडिंग होता है यूनिसेल्यूलर फंजाई है एक, यूनिसेल्यूलर फंजाई, जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, इसमें भी होता है बडिंग, ठीक है। ओके, अब देखो इतना हो गया है, और इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने बाकी पूरा कवर किया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।